वंदे मातरम एंड मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम्स एंड फिजिकल की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का रिव्यू करने वाले हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं ये आरपीएफ एसआई का फिजिकल दे के आए हैं। 3 लोग हमारे यहाँ से गए थे जो कि ऑलरेडी पूरा पास करके आए हैं, तो अभी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो उनका भी रिव्यू हम लोग लेंगे। बट आज आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसेस हुई है, कैसे एंट्री हुई है, क्या डॉक्यूमेंट लगा है, रनिंग कब हुई, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डॉक्यूमेंट्स, हाइट, चेस्ट, सभी कुछ, कितने पास हुए, कितने प्रेजेंट हुए, सारा कंपटीशन और सारी प्रोसेस आपको आज पता चलेगी। नितेश खुद फिजिकल देके आया है, लखनऊ सेंटर है ना, लखनऊ में, तो लखनऊ में इनका फिजिकल हुआ, तो आज आपको जानने मिलेगा और कंपटीशन भी पता चलेगा। ये वीडियो सब इंस्पेक्टर आने वाले सब इंस्पेक्टर जिनका फिजिकल है उनके लिए भी, और आरपीएफ कांस्टेबल का जो कि 1 से 2 महीने में, 1.5 महीने में जिनका उनका भी फिजिकल होने वाला है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से एंड तक सेम प्रोसेस होने वाली। जैसे सब इंस्पेक्टर की प्रोसेस हुई है वैसे ही आपकी कांस्टेबल की भी प्रोसेस होगी। चलिए तो नितेश से जानेंगे एक एक करके स्टार्टिंग से कि कब उनको कॉलिंग हुई और कब वहाँ वो पहुँचे और एंट्री कैसे हुई और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया। हाँ नितेश जी सर, वो रिपोर्टिंग टाइम ने 4 बजे का दिया था। ओके, तो हम लोग 4 बजे से पहले मतलब पहुंच गए थे, वहाँ पहुंच गए थे, मतलब मॉर्निंग 4 AM। सेंटर का नाम क्या था आपका लखनऊ? सेंटर का नाम था बाबू जगजीवन राव आरपीएफ एकेडमी। ओके, आरपीएफ एकेडमी लखनऊ में। जी सर, ठीक है। 4 बजे रिपोर्ट किया आपने, उसके बाद कैसे क्या एंट्री हुई? उसके बाद मतलब वहाँ पे लोगों को बैठा दिया था, और बैठाने के बाद में उन लोगों ने सिर्फ आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो चेक की थी। ओके, उसके बाद में मतलब कुछ टाइम बाद, मतलब 2-5 मिनट के बाद में उसकी सीरियल नंबर दे दिया था। ठीक है। सीरियल नंबर देने के बाद मतलब मेन गेट से हम लोगों की एंट्री हो गई थी। ठीक है। और एंट्री होने के बाद जैसे मतलब वहाँ पे प्रोसेस होती है, मतलब कंप्यूटर वगैरह रहते हैं। ओके, वेरिफिकेशन। हाँ जी हाँ सर, हाँ तो वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था। हाँ, थंब वगैरह लगा था, और कहीं कहीं पे सिग्नेचर जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे स्तंभ होते हैं सिग्नेचर। कुछ फॉर्म एडिशनल कोई फॉर्म भरवाया आपसे? सब कुछ एडमिट कार्ड में? कोई एडिशनल फॉर्म नहीं भरवाया, एडमिट कार्ड पे हो रहा है। मतलब आपको एंट्री किसके बल पे लेनी है? आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, इसके बल पे आपकी एंट्री हो जाएगी। सीरियल नंबर अलॉट हो जाएगा, उसी सीरियल में फिर पूरा आपको रहना पड़ेगा एंड तक। यस सर। और बैच कितने कितने के बैच बनाए, कितने की कॉलिंग थी, कितने प्रेजेंट रहे, वो जरूर बताओ। हमारा सर 25 को था ना। हाँ, तो उसमें मतलब 500 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से कितने 197 आए थे। ओके, 197 आए। यस सर, 197 में से ओवरऑल 106 लोग पास हुए थे। ओवरऑल फाइनल पूरा डॉक्यूमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 106 का हुआ था 25 को। ठीक है, तो वो तो हम 106 के पहले भी चलेंगे कि 197 आए? जी सर। मतलब आप पहले आप कंपटीशन देख सकते हो, 500 लोगों की कॉलिंग थी सब इंस्पेक्टर में और आपके 197 ही प्रेजेंट हुए। मतलब यही काफ़ी सारा कंपटीशन, मतलब 40% तो यही हो गए हैं। और इसके बाद फाइनली जो पास हुए वो 106 पास हुए हैं। अब कैसी क्या प्रोसेस हुई है रनिंग की, कैसे कितने लोग पास हुए और इनका कौन सा बैच नंबर था? इनके साथ में हमारे 2 स्टूडेंट और थे, उनका बैच अलग था। ये 50-50 के बैच बनाए गए थे। हाँ बताइए आगे फिर। और तो हमारे बैच में 50 स्टूडेंट थे, और ये वाली प्रोसेस मतलब जहाँ पे चिप वगैरह बांधते हैं, मतलब चिप बांधने के बाद में और उसको चेस्ट नंबर दे दिया था ना, तो वहाँ से बैच मतलब कंप्लीट हो गया था। और लोगों से बोल दिया था कि आपका बैच ये वाला है। हाँ, आपका ये वाला है। उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन में आगे क्या प्रोसेस हुई? मतलब वेरिफिकेशन के बाद में एक हॉल में लिया गया था, वहाँ पे अपने जो एग्जाम दिया था ना, तो एग्जाम वाला एडमिट कार्ड था जो अपन हैंड रिटन दिया था। ओके, हाँ, तो वही वाला हैंड रिटन अपने मतलब पीईटी वाले एडमिट कार्ड में लिखवाया। यस सर, सेम वही लिखवाया। वही वाला, मतलब आपने जो एग्जाम दिया था, जो हाफ उसका, वो जो आपने हाफ जमा किया था एग्जाम के टाइम, वही सेम वहीं पे था। यस सर, और उसी को कॉपी करवा के सेम उनने भरवाया एडमिट कार्ड पे। तो ये अच्छी एक इम्पोर्टेंट बारीक चीज इनने बताई है। इससे ये होगा कि कोई अगर एग्जाम और कोई देने गया हो और कोई फर्जी आपका फिजिकल देने गया हो, तो इसमें यहाँ पे ये वो पकड़ा सकता है। जैसे अभी मध्य प्रदेश पुलिस में काफी ऐसे पकड़ा है जिनने ऐसे एग्जाम और कोई देने गया हो, फिजिकल और कोई देने गया हो, या एग्जाम उन्हीं ने दिया हो या फिजिकल में मतलब चेंज कर दिया हो। तो ऐसे जो फर्जी वाले होते हैं उसके वेरीफाई करने के लिए उन्होंने भी हैंड राइटिंग मैच आपके यहीं पे पीईटी के टाइम ही करवा ली, फिजिकल के टाइम। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद ग्राउंड पे ले जाया गया था। ग्राउंड पे जाने के बाद मतलब कैमरे के सामने एक बार और अटेंडेंस की गई थी सारे स्टूडेंट्स। ओके, मतलब ग्राउंड पे जैसे आप पहुंचे हो तो एक एक करके कैमरे में सभी की अटेंडेंस हुई, सभी को नाम बोला गया, मतलब हर स्टूडेंट को अपना नाम बोलना पड़ा। चिप आपके पैर में लगी थी और चेस्ट नंबर आपको दिया गया था। बस 2 ही चीजें बढ़िया वर्क कर रही थी। उसके लिए कुछ क्रॉस वेरीफाई किया था उन्होंने कि आपकी चिप वर्क कर रही है? टाइम किया था सर। कैसे? मतलब उसमें स्कैन किया था, बस स्कैन किया था कि आपकी वर्क कर रही है, प्रॉपर है कि नहीं। और फिर उसके बाद आपको वॉशरूम जाने दिया था कि जब आप पूरा प्रिपेयर हो गए उसके बाद? हाँ, मतलब फाइनल ग्राउंड पे जाने के जस्ट पहले उन्होंने मतलब ऑप्शन दिया था जिसके को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो जा सकता है। मतलब 2-5 मिनट के लिए भेज दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बहुत लोग कुछ एडिशनल ड्रिंक या फिर कुछ एडिशनल मेडिसिन ऐसे कुछ लेके जाते हैं ग्राउंड में ही कि हम रनिंग से पहले खा लेंगे,
तो ऐसे बैग में आप ऐसा कुछ रख के ले जा सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ले जाते हैं तो वहाँ पे चेक होता है या बाहर कर देते, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ चेक नहीं हुआ। बहुत से लोग मतलब बैग चेक नहीं हुआ किसी का, रेड बुल वगैरह लेके गए थे फाइनल ग्राउंड पे, जस्ट मतलब एडिशनल जो आप ड्रिंक लेते हो या फ्रूट्स लेते हो वो भी आप जैसे फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप कर सकते हो। बाकी आपने जो पहले फिजिकल के टाइम ट्राई किया है उसी को ट्राई करें, एडिशनल ऐसा कुछ ना ले जिसकी वजह से आपको और दिक्कत हो जाए और आप रनिंग और लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं कर पाओ। ठीक है, तो आपकी रनिंग हुई, और रनिंग में इंपॉर्टेंट बात, जैसे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि आप वॉच नहीं पहन सकते हो, बट वहाँ पे वॉच अलाउ थी। यस सर, वॉच अलाउ थी, और हर राउंड का आपको टाइम भी बोला जा रहा था। आपका पर्सनली टाइमिंग नहीं बोला जा रहा था, जो आपके बैच में जो पहले बंदा क्रॉस हो रहा था, जहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट हो रही थी, वहाँ से जब भी फर्स्ट राउंड में पहला बंदा जब क्रॉस हो रहा था वहाँ उसकी टाइमिंग बताई जा रही थी, और बाकी लोग अब उससे जितने पीछे हो आप अपनी टाइमिंग अंदाज़ा लगा सकते थे। तो आपका बैच कितने का बनाया और रनिंग में कितने क्या पास हुए? हमारा बैच 50 स्टूडेंट का था, जिसमें से 28 रनिंग में पास हुए थे, 22 रनिंग में फेल हुए थे। अच्छा, 22 फेल हुए, 28 पास हुए। और यही चीज़ जो हमारा दूसरा स्टूडेंट संजीव और विनोद, उनके बैच में 50 में से कितने पास हुए थे? उनके बैच में 50 में से मुझको रनिंग का तो याद नहीं है, मगर ओवरऑल मतलब तीनों इवेंट को मिलाकर 28 पास हुए थे। 28 पास हुए थे। हाँ, तो उनके मतलब जो बैचेस बने 50-50, तो आप रेशियो देख सकते हो, लगभग 28 और 25 से 28, 30 के अंदर ही रेशियो रह रहा है पास होने का। ठीक है, रनिंग हुई, आपकी टाइमिंग कितनी आई और यहाँ कितनी आती थी टाइमिंग? मेरी सर यहाँ पे मतलब भेल ग्राउंड स्पोर्ट क्लब भोपाल में मतलब मैक्सिमम टाइमिंग मेरी रही थी 5:58। ओके, और वहाँ पर ही मतलब टाइमिंग उन्होंने शो तो नहीं की है, मगर फिर भी 6 के अंदर ही रही होगी। 6 के अंदर ही रही है, मतलब इनको एक्जैक्टली वहाँ पे टाइमिंग नहीं बताई गई है। जो क्वालिफाई कर गए थे उनको क्वालिफाई का बता दिया, और बाकी आगे की प्रोसेस हुई, और बाकी जो फेल हुए उनको टाइमिंग बता के रिजेक्ट करके उनको भेज दिया गया। ठीक है, आपकी रनिंग हो गई, सभी बैचेस की रनिंग हो गई, फिर जितने भी पास हुए टोटल उनका फिर आगे क्या प्रोसेस हुई? मतलब पास होने के बाद थोड़े फिर अगले ग्राउंड में ले गए थे, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए मतलब बैठा दिया था, रेस्ट दे दिया। आप कुछ खा सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, वॉशरूम जाना है, सब कुछ। ओके, उसके बाद मतलब हाइट मेजरमेंट की थी, और हाइट मेजरमेंट की जस्ट बाद चेस्ट मेजरमेंट। तो हाइट एंड चेस्ट की बात करेंगे हम लोग डीपली। बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि हाइट कैसे मेजर हो रही है, चेस्ट कैसे मेजर हो रहा है। चेस्ट में किसी को बाहर किया? हमारे सामने सर एक स्टूडेंट को बाहर किया था। एक किया था, कितना बहुत ज्यादा लेस था उसका या बिल्कुल बाउंड्री? उसका तो बहुत कम था, मतलब बहुत ज्यादा कम था। मतलब ये है कि थोड़ा लीनियंट है वो लोग कि पास करना है हमें, एकदम से आपका बहुत ज्यादा कम होगा तो ही बाहर हो रहे। पुशअप लगाने का समय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। तो मतलब बेसिकली पास ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी का बाउंड्री पे भी है तो वो लोग इतना चेस्ट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे, बट हाइट के लिए जरूर प्रायोरिटी दे रहे। अगर आप हाइट में 0.2 0.4 भी बाहर हो रहे हैं तो आपको बाहर वो कर रहे हैं। तो हाइट कैसे क्या मेजर हुई? मतलब मशीन में ही था, और आपको कोई दिक्कत हुई, कैसे क्या हुआ? नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, मशीन से किया गया था मेजर। मशीन से, ओके। और मेरी सर अपन ने यहाँ पे मतलब अकेडमी में की थी मेजर, जब मेरी आई थी 168 सेंटीमीटर, और वहाँ पे मेजर की थी तो मेरी हाइट उन्होंने मेजर की है 167.7। 167.7, मतलब लगभग 0.3 0.4। ऐसी सेम चीज़ें बता दूं, हमारे यहाँ जो और बाकी दोनों स्टूडेंट है उसमें से एक स्टूडेंट की रनिंग क्वालिफाई तीनों कर गए थे, और फिर एक और स्टूडेंट की बात करें तो वो भी पूरे इवेंट क्वालिफाई कर गए, नितेश भी पूरा। बट जो तीसरे स्टूडेंट है हमारे, उनके हाइट में उनको बाहर कर दिया, और उनकी वहाँ पे नापी उनने मतलब 165 चाहिए तो 164.8 नापी है, और उसके बाद लिख उनने 164.5 दी थी, मतलब। तो ये चीज़ उनने फिर अपील करी, वहाँ पे अपील का भी ऑप्शन था, फिर उनने अपील करी हेल्पलाइन नंबर पे। फिर उन्हें अगले दिन, मतलब वो जब भोपाल वापस आ गए थे, फिर अगले दिन फिर से हाइट मेजरमेंट के लिए बुलाया गया, और फिर वहाँ पे नापी गई तो 164.8 आई है, जो कि 0.3 0.4 से उनको बाहर कर दिया गया। तो ये चीज़ें आप भी, अगर आपको डाउट लगता है तो आप खुद अपील भी कर सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाइट मेरी फिर से रीमेजर हो, और जो उस दिन स्टाफ था उसके डिफरेंट स्टाफ आपकी हाइट करेगा। तो जिसको भी हाइट में डाउट हो तो एक बार आपकी ज़रूर मेजर कर ले, और उसी के बाद कांस्टेबल वाले भी अगर हाइट में अगर दिक्कत है तो आपको फिर ग्राउंड इतनी मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि 0.2 0.3 से हाइट में बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे, बट चेस्ट आपको चल जाएगा। ठीक है, हाइट एंड चेस्ट हुआ, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हुई? हाइट चेस्ट के बाद में जैसे मतलब ट्रैक खाली था लॉन्ग जंप हाई जंप वाला, तो उस ऑप्शन के हिसाब से मतलब पहले लॉन्ग जंप कराई गई थी। ओके, उसके जस्ट मतलब 5 या 50-50 के बैच को जो लॉन्ग खाली तो लॉन्ग पे ले गए, और उसमें फिर 50 का ही बैच था कि वो जो आपके 22 लोग बचे थे वो उन्हीं को लेके गए, जो 22 थे, और दूसरे बैच में 28 थे, उनको फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए सेपरेट लेके गए। सर मगर मैक्सिमम चांस है कि पहले लॉन्ग जंप भी होगी, पहले लॉन्ग जंप भी होगी मैक्सिमम चांस। तो आप भी जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो रनिंग के बाद आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, लॉन्ग जंप हुई, उसके बाद लॉन्ग जंप आपकी एक बार में आई है, 2 बार में? मेरी सर सेकंड बार में आई, फर्स्ट बार में फाउल हो गया था। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। मोस्टली जगहों पे बहुत सी फिजिकल में 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। कोशिश करिए कि पहले अटेम्प्ट में ही सेफ कूदे और सेकंड अटेम्प्ट तक नहीं जाए, क्योंकि फिर थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर फाउल हो गए तो बाहर होते हैं। ठीक, तो सेकंड वाले में आप क्वालिफाई हो गए, सेकंड में क्वालिफाई था। उसके बाद आपके हाई जंप हुई। उसके बाद लॉन्ग जंप में कितने फेल हुए?
लो जंप में हमारे में सर एक फेल हुआ था। एक फेल हुआ। और फिर गए हम हाई जंप में। हाई जंप का कैसा लगा आपको पिट? लॉन्ग जंप का पिट कैसा था जब यहाँ प्रैक्टिस करते और वहाँ क्या डिफरेंस था? लॉन्ग जंप का सर जैसे अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ के कंपेयर में तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब कूदने आपकी यहाँ से और अच्छी आई है। और अच्छी, मतलब एक फीट तो एक्स्ट्रा ही आई है। एक्स्ट्रा ही आई है, ठीक है। हाई जंप की बताइए, हाई जंप का ट्रैक मतलब उसका पिट कैसा था और कूदने में कैसा लगा? हाई जंप का मतलब ट्रैक बहुत अच्छा था, उसमें मतलब स्टैंड थे ना, मतलब काफी दूरी पर रखे थे। और मतलब उसको पाइप था, पाइप काफी हार्ड था, स्ट्रिक्ट था। अच्छा। तो मतलब ऐसे झूलने वाली कोई दिक्कत नहीं थी। तो हल्का फुल्का टच हो जाए तो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिर जाएगा? हाँ सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब अच्छा ही उसमें यदि भार लगे तो ही नीचे गिर पाएगा। हाँ, ओके। और आपको जो यहाँ प्रैक्टिस करते थे वहाँ से थोड़ा नीचे लग रहा था, ऊपर लग रहा था, कैसा लग रहा था? नहीं, यहाँ की कंपेयर में थोड़ा मतलब इजी लग रहा था। इजी लग रहा था, जो अपन प्रैक्टिस करते हैं उससे इजी लग रहा था कि आपको मैं इजीली क्वालीफाई कर जाऊंगा। हाँ, देख के मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब ग्राउंड पे इतनी मेहनत की है तो यहाँ पे तो मतलब स्टैंड उसके दूर दूर रखे हैं। और मतलब पाइप काफी लंबा भी था, लगभग 13 से 15 फीट का होगा। डिस्टेंस काफी था पाइप का, तो एक आपको ये काफी प्लस पॉइंट है कि आपको काफी डिस्टेंस मिल रहा है, तो आपको कूदने में थोड़ा इजी रह रहा है। हाई जंप में बाहर हुए कुछ लोग? ऐसा हाई जंप में एक बाहर हुआ था। एक बार हुआ है आपके? मतलब हर बैच में एक एक दो लॉन्ग जंप और हाई जंप में बाहर हुए, ऐसे करके फाइनली 106 लोग पास हुए। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा ग्राउंड का और वहाँ से? मतलब आप यहाँ जब हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे तो आपको कुछ वहाँ जाके अब डर लगा या मेरा इवेंट क्वालिफाई नहीं होगा, या कॉन्फिडेंस थे कि मेरा तीनों इवेंट में आराम से क्लियर कर लूँगा? इस समय मुझको तो सर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मतलब भोपाल में ग्राउंड पे बहुत अच्छी की थी मेहनत। हाँ। तो मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो यहाँ तो इजीली सब कुछ हो जाएगा। और जो हम लोग ट्रायल करते थे उसका कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? जो हम लोग यहाँ तीनों इवेंट हर मंडे यहाँ पे रनिंग, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, तीनों इवेंट आप कम से कम हमारे साथ 2 ढाई 3 महीने से हो, तो 3 महीने में कम से कम आपने 8 से 12-15 ट्रायल दे चुके थे, तो उसका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला वहाँ? इसका तो बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, क्योंकि मतलब पूरी आदत हो चुकी थी। आदत हो गई, मतलब हर सोमवार को देते थे फुल ट्रायल। इसमें मतलब टाइमिंग रहती थी और हाई जंप रहती थी, लॉन्ग जंप रहती थी। बिल्कुल। तो इतनी आदत आ चुकी थी कि वहाँ पे जैसे दिया था ना, तो ऐसा कोई फील नहीं आ रहा था कि मतलब कुछ नया कर रहे हो, क्योंकि ये आदत बन चुकी थी। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हमारे एकेडमी में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी बच्चे को 1 हफ्ता भी हुआ है या 15 दिन भी हुआ है, तो उसका हम ट्रायल लेते ही लेते हैं, चाहे हर मंडे, चाहे वो रनिंग हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे हाई जंप हो, चाहे रनिंग, तीनों इवेंट प्रॉपर कराते हैं। इससे बच्चों को ये प्रैक्टिस हो जाती है कि उसको जब फाइनल इवेंट देने जाना रहेगा तो उसकी काफ़ी उसको ईजी होता है, कि उसको पता होता है, मेंटली प्रिपेयर होता है कि सारे इवेंट देने हैं। तो आपको भी हमारे ज्वाइन करना है तो श्योर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे होंगे, तो आके कॉल करें। अभी काफ़ी सारे हमारे पास SSC GD और RPF के बच्चे हैं। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ये हो गए यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप। अब हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या आगे है। और डॉक्यूमेंट पे बताओ तो एक डॉक्यूमेंट हम इंपॉर्टेंट बताएंगे जिसमें आपके थोड़े से चांसेस होते हैं कि आप बाहर हो जाओ। चलिए, तो डॉक्यूमेंट लास्ट में, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th की मार्कशीट मांगी थी और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और उसके बाद सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सबसे बड़ा डाउट है सभी के लिए। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। स्टेट का सभी के पास होता है, बहुत लोग सेंट्रल का नहीं बनवाते हैं। जो भी आपका RPF की आपका वैकेंसी आई थी, जब उसका नोटिफिकेशन था, उसके एंड में जाइएगा, आपके वहाँ पे SC ST OBC सभी का कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है। उसका प्रिंट निकाल के आप तहसील ऑफिस जाए, आपका जो भी आप डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसके तहसील ऑफिस में SDM से 1 दिन में बनवा सकते हैं सबमिट करके। तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका स्थायी मूल निवासी, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th, आधार कार्ड, समग्र ID, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। वहीं पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये सब जमा करके आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, SSC का फॉर्मेट और रेलवे का फॉर्मेट दोनों अलग अलग है। तो जो भी एग्जाम आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपको ये बना के रख लेना चाहिए, ताकि आपको फिजिकल और आने वाली वैकेंसी जब आप क्लियर करोगे तो आपको उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर किसी के पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके साथ क्या हुआ, कैसी क्या प्रोसेस हुई? उसका सर मुझको ज़्यादा याद तो नहीं है। मैं उसको सर कुछ फॉर्मेट वगैरह दिया गया था, उसे डेट दी गई थी। मतलब इस तारीख को आपको मतलब कंप्लीट करके एक बार सबमिट करना है। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट का ये पता चला है हमारे यहाँ एक स्टूडेंट को ही, कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास जो ईयर में मांगा गया था, जो पिछले 1 साल में फॉर्म भरने से 1 साल में, वो नहीं था, बट उसका उनके पास पिछला भी था और अभी भी था करंट का। तो उनको एक फॉर्मेट दिया गया, एक पेज दिया गया कि इस फॉर्मेट में आप अपने तहसील में जाके SDM सर से बनवा के ला सकते, और बनवा के आपको यही उसमें लिखवाना है कि आप उस कैटेगरी में आते हो, तो वो सबमिट कर देंगे। और अभी का जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे तो आप क्लियर हो जाओगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट में किसी को बाहर नहीं किया गया। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें यही बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का जिनका नहीं बनाए अभी बनवा ले, अभी भी टाइम है, अभी से बनवा के रखे। और आपको बाहर नहीं करने वाले तो आप ये ना सोचें कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं बाहर हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। तो आप फिजिकल देने जाए, अभी फिजिकल पे फोकस रखें। बाकी आपको डॉक्यूमेंट एज सच कोई मांगे नहीं है। 10th, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड और आपके एडमिट कार्ड और आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट, यही 4-5 डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट। सभी की फोटोकॉपी 2 से 3 ले जाए। पासपोर्ट साइज फोटो कितनी लगेगी? पासपोर्ट साइज फोटो 3 फोटो तो लेकर ही जाए। 3 फोटो आपको, 3 फोटो, 3 से ज़्यादा ही आप लेके जाओ, 5-6 फोटो लेके जाना, एडिशनल रखना। तो आज का रिव्यू यही था। और ग्राउंड कैसा था, रनिंग के लिए कैसा लगा ग्राउंड आपको?
ग्राउंड से बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ जो प्रैक्टिस करते तो उससे और अच्छा लगा? यहाँ कंपेयर में अच्छा। ओके, तो कर्व ज्यादा था या सीधा ज्यादा था 400 के ग्राउंड में? सीधा ज्यादा था, कर्व कम था, छोटा तो यही चीज़ थोड़ा सा उनको फायदा मिली, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड है यहाँ पे कर्व ज़्यादा है और सीधा कम है, तो इस कारण वहाँ पे उनकी टाइमिंग भी कम आई। और जो भी हमारे यहाँ गए थे तीनों ने रनिंग क्वालिफाई करी और बाकी दोनों ने पूरे इवेंट क्वालिफाई करे। एक पर्सन को हाइट में बाहर किया गया, इसलिए, नहीं तो उनका भी इवेंट क्लियर हो रहा था। बाकी हमारे साथ आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए जुड़ना है तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, कॉल करें, आज ही ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भेल स्पोर्ट्स क्लब नियर कैरियर कॉलेज हमारा एड्रेस है, कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनका भी आने वाला भी आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल में फिजिकल है, उनको डिटेल में स्टार्टिंग से एंड तक इतनी डिटेल में बारीक प्रोसेस कोई नहीं बताई होगी, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका एसआई का फिजिकल कब है और आपके आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कैसी चल रही हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कोई भी डाउट हो आपको फिजिकल से रिलेटेड या फिर आपके जब आप फिजिकल देने जाने वाले उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर करिए। हम नितेश से ही पूछ के उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें हुई है वहाँ पे प्रोसेस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार जो जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। आरपीएफ के वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं, आरपीएफ जो मतलब कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बट आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा हमारे मोटिवेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।